Hello student, how are you all? Today we discuss second application of electric dipole. स्टूडेंट आज हम जो एप्लीकेशन स्टडी करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल, कि हम किसी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है वो ये वाला क्वेश्चन है कि ये इक्वेटोरियल लाइन कौन सी लाइन को हम कहते हैं। बच्चों आज की जो एप्लीकेशन है वो सेकंड एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे। इसके भी 100% चांसेस हैं एग्ज़ाम में आने के, याद रख लो 100% चांसेस हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें कैलकुलेट करना, तो सबसे पहले हम इक्वेटोरियल जान लेते हैं कि इक्वेटोरियल लाइन होती कौन सी है। तो बच्चों ऐसी लाइन, द लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर ऑन द एक्चुअल लाइन, ऐसी लाइन जो एक्चुअल लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। ये पता आपको, ये वाली एक्चुअल लाइन होती है हमारे पास -q से +q ज्वाइन करने वाली लाइन एक्चुअल लाइन है। अगर हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देते हैं तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, ये इक्वेटोरियल लाइन होती है और ये डाइपोल के सेंटर से पास होती है, एट द सेंटर, यानी सेंटर के ऊपर परपेंडिकुलर ये होना चाहिए। तो ऐसी लाइन को हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं, द लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर ऑन द एक्चुअल लाइन। ओके बच्चों चलते हैं नेक्स्ट, हम लेट कर लेते हैं, कंसीडर हमने किया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारे पास ए बी। देखो बच्चे हमने कंसीडर किया क्या, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। आई विल जूम इट, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर देखो बच्चे हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर किया जिसका नाम ए बी रख लिया हमने, जो क्या कंसिस्ट करता है -q एंड +q चार्जेस, और दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हमने रखा हुआ है 2a, यानी ये देखो -q चार्ज और यहाँ पर हमने +q चार्ज रख लिया। अब हम लेट करते हैं, हमारे पास एक पॉइंट P है, कहाँ पर है, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। बच्चे ये जो ऊपर ही मैंने ये लिख रखा है, इसको आपने क्या रीड करना, ये है ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो बच्चे ये जो पॉइंट है ये इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है, और कितना दूर है ये, लेट अ पॉइंट P ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एट अ डिस्टेंस r, यानी ये कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल से। अभी हमने पॉइंट P पर बच्चे करना क्या है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना, EFI की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, डाइपोल की वजह से। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया कि हमने एक पॉइंट P सपोज किया है जो कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल से, और ये पॉइंट P बच्चे होना चाहिए कहाँ पर है, ये इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर होना चाहिए, जहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, EFI की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। तो बच्चे कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटेशंस हैं वो भी आप समझ लो। जैसे यहाँ पर AB क्या है, तो AB का डिस्टेंस है हमारे पास बच्चे 2a के बराबर। OP कितना है, यानी OP ये वाला डिस्टेंस है बच्चे, O से लेके P का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, R है। OA, अगर ये O सेंटर पॉइंट है डाइपोल का, तो अगर टोटल AB 2a के बराबर, तो यहाँ से यहाँ भी A होगा और यहाँ से यहाँ पे कितना होगा बच्चे, A के बराबर होगा। वही लिखा है, OA किसके बराबर होगा, OB के, और किसके बराबर है, A के डिस्टेंस के बराबर है। देखो बच्चे जब हमें यहाँ पर ना कैलकुलेट करना पड़ेगा तो हमें ये AP डिस्टेंस यहाँ पर मालूम करना है, क्योंकि हम चार्ज -q की वजह से P पर फील्ड निकालेंगे, +q की वजह से P पर फील्ड निकालें, तो हमें ये डिस्टेंस पता होना चाहिए कि AP डिस्टेंस ये कितना है। तो उसके लिए बच्चे हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ट्राइंगल ले ली, राइट ट्राइंगल जो AOP है। देख लो आप कौन से ट्राइंगल बच्चे, ये वाली जो ट्राइंगल आपको दिख रही है, ये वाली, ये राइट ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है। इसमें OP हमें दिया हुआ है, OA भी हमें दिया हुआ है, A के बराबर है, तो हम AP को यहाँ से कैलकुलेट ईजिली कर लेंगे। तो बच्चे देखो AP हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होगा, OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर के AP। जैसे जो OP बच्चे R के बराबर, OA था A के बराबर, तो यानी R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। अब यहाँ पर रूट स्क्वायर है बच्चे, तो इक्वल टू के इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ये कब बन जाएगा, AP आ जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2 आ जाएगी। सिमिलरली जो BP डिस्टेंस होगा बच्चे वो भी इसी के बराबर होगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर में 1/2। चलिए बच्चे हम अब कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कैलकुलेट EFI एट अ पॉइंट P ड्यू टू -q चार्ज। हम -q चार्ज की वजह से फील्ड निकालना चाहते हैं, तो हमें पता है फार्मूला स्टूडेंट, ये किसके बराबर होगा, E1 बराबर होगा -q/4πε0 इंटू AP का स्क्वायर। अच्छा ये AP क्यों है, क्योंकि -q जो चार्ज है वो कितनी दूरी पर है, AP दूरी पर है P पॉइंट से, यानी AP डिस्टेंस दूर है -q चार्ज कहाँ से, पॉइंट P से। हमने इसीलिए यहाँ पर AP का स्क्वायर लिखा है। अभी AP का स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया था, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के बराबर होता है बच्चे। डायरेक्शन होगी जो E1 की, वो इज़ अलोंग PA होगी। बच्चे आपको कैसे समझना, पैसे भी समझ सकते हो। हम ज़्यादातर जो टेस्ट चार्जेस होते हैं, जो P पर हमने टेस्ट चार्ज रखा होगा वो होगा प्लस का, तो ये माइनस चार्ज इसको अट्रैक्ट करके अपनी तरफ, तो इसलिए ये वाली डायरेक्शन हमारी किसकी आ जाएगी, E1 की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड E1 हमारे पास क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा Q/4πε0 R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, बिकॉज हम मैग्नीट्यूड में माइनस सिंबल छोड़ दिए।
तो बच्चे सिमिलरली हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट EFI एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से हमें फील्ड बच्चे निकालना है, वो किसके बराबर होगा E2 बराबर होगा Q/4πε0 इंटू BP का स्क्वायर। बच्चे ये BP क्यों आया है, बिकॉज यहाँ पर जो डिस्टेंस देखो प्लस Q और P के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो BP के बराबर है। यहाँ पर फिगर में आप देख पा रहे हो बच्चे, मैं आपको ये बता देता हूँ, ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपका BP होगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर हमें करना पड़ेगा यहाँ पर। तो बच्चे इसका स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया, वो होता है r² प्लस a² के बराबर, ठीक है। इन मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये भी आ जाएगा Q/4πε0 प्लस a²। डायरेक्शन बच्चे जो E2 की है वो अलॉन्ग PD है। देखो बच्चे किस तरीके से मैंने अभी कहा आपको, P पर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज को रिपल्शन होगी, तो रिपेल होगा, वो इस डायरेक्शन में बाहर चला जाएगा। यानी ये PD है बच्चे, यहाँ पर ये D पॉइंट है हमारा, तो PD के अलॉन्ग ये निकल कर चला जाएगा। अब जो जैसा कि आपने देखा दोनों की डायरेक्शन हमने देख ली। अब दोनों की डायरेक्शन बच्चे जो है ओब्लिक्स हैं। ओब्लिक्स बच्चे उन लाइंस को कहते हैं ना तो परपेंडिकुलर है ना तो वो हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। यानी अगर वर्टिकल होती है तो सीधा इस तरीके से होती है, हॉरिजॉन्टल होती है तो इस तरीके से होती है ना। ये बच्चे इस तरीके से दोनों, ना तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में है ना तो ये हॉरिजॉन्टल में। जब कभी ऐसा आ जाता है वेक्टर्स हॉरिजॉन्टल भी ना हो और बच्चे क्या ना हो, वर्टिकल्स भी ना हो, उस वक्त हम क्या करते हैं, हम इनको रिजॉल्व करते हैं इनको कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है। भाई बच्चे हम रिजॉल्व करने के लिए क्या कहेंगे, ड्रा लाइन PR पैरेलल टू AB के बच्चे हम ड्रा कर दें। जैसे यहाँ पर हमने लाइन ड्रा की फिगर के अंदर PR लाइन आप देख पा रहे होंगे बच्चे, यहाँ पर ये जो लाइन है PR, यहाँ से जो मैंने लाइन ड्रा कर रखी है PR, ये पैरेलल है किसके, AB लाइन के होगी, ठीक है बच्चे। यहाँ पर मैं आपको ट्रिक्स बताऊँगा, वो ट्रिक्स आपने याद रखने हैं, हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं इनको, बट ट्रिक्स जो हैं उनसे आपको काफ़ी हेल्प रहेगी। तो हम E1 और E2 को बच्चे कंपोनेंट में रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो सबसे पहले E1 की कंपोनेंट की बात बच्चे करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच्चे हमेशा याद रखना, जब भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप यूज़ करोगे तो हमेशा cos थीटा आएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट में क्या आएगा, ज़्यादातर sin थीटा ही आता है। ट्रिक्स बच्चे आप याद रख सकते हो। अभी PR यानी PR के डायरेक्शन में बच्चे ये निकलेगा तो E1 cos थीटा आ जाएगा आपका, ये इसकी डायरेक्शन होगी PR अलॉन्ग होगी बच्चे, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा PO वो आ जाएगा E1 sin थीटा, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अलॉन्ग PO होगी बच्चे। यहाँ पर देख लो मैंने डायरेक्शंस बता भी रखी हैं। E1 cos थीटा की डायरेक्शन ये है बच्चे, देखो ये वाला है, और आपके पास जो बच्चे दूसरा है आप देखो E1 sin थीटा, वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, PO की डायरेक्शन में आ रहा है। इन दोनों की डायरेक्शन हमने बता दी। सिमिलरली बच्चे हम क्या कर सकते हैं, अभी हम क्या करेंगे, अब E2 के कंपोनेंट निकालेंगे, सेम उसी तरीके से अगेन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट PR के अलॉन्ग आएगा E2 cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट्स के इसमें बच्चे क्या आ जाएगा आपका E2 sin थीटा आएगा, बट अलॉन्ग PE के डायरेक्शन में हो जाएगा। PE डायरेक्शन कौन सी है बच्चे, ये देखो ये वाली डायरेक्शन आपकी PE, ये वाली डायरेक्शन है PE की डायरेक्शन हो जाएगी E2 sin थीटा। अभी बच्चे अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड, अभी हमने देखे, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर बच्चे जो हमने E1 और E2 हमने कैलकुलेट किया, आप देख लो, ये आपका है E1 Q/4πε0 प्लस a² इन मैग्नीट्यूड, और बच्चे ये है आपका E2। इन दोनों में आपने बच्चे क्या फ़र्क देखा है कि ये वाली टर्म है कि, तो ये दोनों मैग्नीट्यूड में हमारे पास बच्चे सेम है ना, तो हम क्या लिखने वाले हैं, देखो बच्चे अगर मैग्नीट्यूड में सेम हैं तो E1 sin थीटा E2 sin थीटा इक्वल होंगे, लेकिन बच्चे डायरेक्शन अपोजिट है इन दोनों की, मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन अपोजिट होंगे तो दोनों वेक्टर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अभी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आएगा बच्चे, वो ड्यू टू ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से आएगा। तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो बच्चे तो उन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं टोटल निकालने के लिए, तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अभी बच्चे हमने देखा कि E1 वेक्टर और E2 वेक्टर इन मैग्नीट्यूड में दोनों सेम हैं, ठीक है। अगर सेम है तो हम बच्चे रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर E2 था बच्चे, उसकी जगह मैंने E1 लिख दिया, ठीक है ना। मैंने अभी बताया आपको कि ये दोनों बराबर हैं, तो बच्चे ये दोनों ऐड होकर क्या आ जाएंगे 2E1 cos थीटा। तो बच्चे यहाँ से E1 कितना आ जाएगा, देखो E1 की वैल्यू अगर हम बात करें, E1 बच्चे हमारे पास है Q/4πε0 इंटू a², तो cos थीटा बच्चे हमें निकालना है। तो cos थीटा के लिए मैंने यहाँ पर एक फिगर बना रखी है, आप देखो हमें बच्चे cos थीटा निकालना है, कैलकुलेट cos थीटा, ये फिगर बच्चे वही ये वाली है। तो हम cos थीटा निकालेंगे बच्चे, ये हमारा एंगल थीटा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चे कहाँ पर थीटा होगा, भाई देखो ये वाला एंगल भी थीटा है, ये वाला भी थीटा एंगल होगा, तो हम इस ट्राइंगल के लिए बच्चे अप्लाई कर देते हैं cos का फार्मूला। अब जिस इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं इसके लिए कर देता हूँ अप्लाई। तो बच्चे राइट ट्राइंगल AOP की अगर हम बात करें तो cos थीटा बच्चे यहाँ पर कितना होगा, देखो 90 के सामने होगा, हाइपोटेन्यूज थीटा के सामने होगा, परपेंडिकुलर तो ये वाला बच्चे बेस होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है यानी OA/AP हो जाएगा। अभी बच्चे OA है किसके बराबर, A के बराबर, AP हमने निकाल रखा है, वो आता है R² प्लस a² की पावर 1/2 आ जाएगा। तो बच्चे यूज़ करो इन वैल्यू को,
तो हमारे पास जब वैल्यू को हम यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, E=2E1 cos थीटा, E=2 E1 के बच्चे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और cos थीटा की अभी हमने निकाली है वैल्यू ये वाली, ठीक है। अभी बच्चे देखो ये जो ऊपर टर्म आपको दिख रही है कौन सी, QS तीनों मल्टीप्लाई में है, तो अगर बच्चे मैं इसको ऐसे लिखूँगा गलत थोड़ा ना होगा, Q×2A, ठीक है। अभी हम जानते हैं Q×2A किसके बराबर होता है, ये होती है डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है बच्चे P वेक्टर से हम इसे डिनोट करते हैं। डिनोमिनेटर बच्चे क्या हुआ, देखो इसकी पावर कितना है 1 और इसकी पावर कितना 1/2, बेसिस से पार्शियल भी एडिट बच्चे 1 को आप प्लस करो 1/2 में तो हमें आंसर निकल कर आ जाएगा 3/2, तो जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 3/2 बच्चे। यहाँ से E जो है वो बराबर आ जाएगा P/4πε0 r² + r² की पावर 3/2। इफ़ बच्चे अगर क्या होता है, सपोज कर लो अगर क्या होता है डायपोल शॉर्ट है, अगर डायपोल शॉर्ट होगा तो बच्चे जो A डिस्टेंस है वो बहुत छोटा हो जाएगा R के मुकाबले में, तो हम इसे नेगलेक्ट कर देंगे इन कंपैरिजन विद R। मैंने लिखा ना A इज़ नेगलेक्टेड, बच्चे यहाँ पर देखो मैंने लिखा ना A, ये हमारे पास जो है मैं यहाँ पर बच्चे लिख देता हूँ A इज़ नेगलेक्टेड इन कंपैरिजन विद R, यानी A को हम नेगलेक्ट कर देंगे R के कंपैरिजन में। तो बच्चे हमारे पास इक्वेशन में क्या आ जाएगा, E बराबर हो जाए R ख़त्म हो गया तो सॉरी A ख़त्म हो गया बच्चे, तो यहाँ से R बच गया, r² की पावर 3/2 बचेगा बच्चे। ये 3/2 वाली पावर और ये वाली स्क्वायर वाली पावर दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, E बराबर आ जाएगा P/4πε0r³ आ जाएगा बच्चे। जैसे हमने उस क्वेश्चन में सॉल्व किया था सिमिलरली वैसे यहाँ पर भी जो E है देखो आप, E जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R के क्यूब के। इसका मतलब क्या है कि जितना R बढ़ेगा उतना E क्या बच्चे करेगा, डिक्रीज़ करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दो एप्लीकेशंस थी जो मैंने बड़े अच्छे से आपको समझाई हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।